वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया हुआ था हमने। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट जब होगी राइट हैंड साइड को, तब एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड को। डिस्प्लेसमेंट अलोंग राइट तो एक्सेलरेशन अलोंग लेफ्ट। ये डिस्प्लेसमेंट है y, एक्सेलरेशन a जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहती है। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड पे गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को होगी और उस टाइम जो एक्सेलरेशन है वो राइट को रहती है। तो दो कंडीशंस थी मोशन को सिंपल हार्मोनिक होने के लिए, शॉर्ट में एसएचएम भी कहते हैं। पहली कंडीशन थी एक्सेलरेशन मस्ट रिमेन प्रोपोर्शनल टू y। दूसरा कंडीशन था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट y होना चाहिए। क्योंकि ये जो मोशन है ना, ये बाउंडेड मोशन है, इसकी बाउंड्रीज है कि इससे बाहर नहीं जाना। इधर ये राइट पे ये लिमिट है, लेफ्ट पे ये वाली लिमिट है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट y का जो टाइम के साथ रिलेशन होगा ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो फंक्शन अपने को ना एक तो लिमिट में रखे, विच मीन्स के जो फंक्शन है उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि इससे बाहर नहीं जा सकता फंक्शन वो, और इधर लेफ्ट में इससे बाहर नहीं जा सकता। तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसकी बाउंड्रीज हो, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना, एक्स या वाई इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें तो क्या होता है, जैसे से टाइम बढ़ता जाएगा ना, पोजीशन और आगे और आगे और आगे और आगे चलती जाएगी, तो उसमें बाउंड्रीज नहीं होती। तो हमें एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे चाहिए जिसकी बाउंड्रीज हो। तो ऐसे फंक्शन मैथमेटिक्स में है दो, साइन एंड कॉज। इनकी बेटा बाउंड्रीज हैं, मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है। साइन की वैल्यू -1 से नीचे नहीं जाती, +1 से ऊपर नहीं जाती। कॉस की भी ऐसे ही है, -1 और +1 के बीच बीच में रहती है वैल्यू। तो यही दो फंक्शंस हैं जो इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे या तो साइन आएगा या फिर कॉज आएगा, बट साइन कॉज आप किसी एंगल का लेते हो। तो मुझे यहाँ पे जो रिलेशन है ना साइन के आगे, जिसका साइन लेना, वो एक एंगल चाहिए, बट टाइम के साथ चेंज भी होना चाहिए। तो अगर एंगल टाइम के साथ चेंज हो, एंगल कवर्ड पर सेकंड को हम ओमेगा लिखते हैं रोटेशनल मोशन में। तो एंगल किसी भी टाइम टी पे लिखा जा सकता है ओमेगा टी, इसलिए अपना बेटा यहाँ पे ओमेगा टी आया हुआ था। साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है, दोनों से काम चल जाता है अपना। अब पंगा ये रह गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम, देखो साइन तो मैक्सिमम बेटा +1 तक जाएगा, बट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर तक रहे। तो हमें यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट को, जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा, हम चाहते हैं y का वैल्यू 4 हो जाए। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी कि 4 या जो भी एम्पलीट्यूड होगा a, उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट होगी। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, प्लस या -5 का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पे ना, यहाँ पे अगर मैं ऊपर t इक्वल टू 0 पुट करूं तो y का वैल्यू 0 आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि y 0 ही होगा t इक्वल टू 0 पे, हो सकता है कुछ प्लस या माइनस आ रहा हो।
तो इस एंगल को थोड़ा सा कम या ज्यादा करना पड़ सकता है इनिशियली, ताकि जो बिगनिंग में डिस्प्लेसमेंट थी ना उसकी वैल्यू भी ठीक से हम लिख पाए। तो हमारे पास दो फंक्शन है जिनकी बाउंड्रीज हैं, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। तो या तो साइन से रिप्रेजेंट होगा डिस्प्लेसमेंट या कॉस से होगा, लेकिन साथ में जो एंगल है वो टाइम वेरिएबल था, टाइम डिपेंडेंट था, तो एंगल की जगह पे हमें ओमेगा टी डालना है। और साइन का वैल्यू मैक्सिमम +1 -1 के बीच बीच में रहता है। हमारी y की जो वैल्यू है वो +4 और -4 या कोई और भी वैल्यू जो भी होंगी उस मोशन में, तो वो 4 जो है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो उससे हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। इसके बाद हमने बेटा डिफरेंशिएट कर लिया था पोजीशन को विद टाइम। अगर साइन फंक्शन लेते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई आई थी, जिसको के ओमेगा इनटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिखा था। और वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा ए हो जाएगी। फिर हमने लिखा एक्सेलरेशन जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, ओमेगा ए को बाहर निकाल दिया था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई आ गया था, और ओमेगा टी को फिर से किया था डिफरेंशिएट। देखिए यहाँ पे ओमेगा लग गया था, वो ओमेगा हमने इधर एडजस्ट कर दिया, साथ में ओमेगा स्क्वायर बना दिया, और ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को हमने फिर से y लिख दिया था, विच कंफर्म्स के एक्सेलरेशन y के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू y। और जो माइनस साइन आया वो दिखाता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे, एक में बेटा हमें एक्सेलरेशन दी हुई थी -1248, तब जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर थी, है ना। इसमें वैल्यू पुट करके हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला, रूट लिया, टाइम पीरियड निकल आया। एक हमने पिस्टन वाला केस भी कर लिया है, जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था कि कितनी एम्पलीट्यूड से पिस्टन ऑसिलेट करे ताकि ये जो मास ऊपर रखा हुआ है वो पिस्टन से अलग हो जाए। तो अलग तब होगा अगर इसकी एक्सेलरेशन जो है ना अंडर ग्रेविटी, वो तो जी रहेगी। पिस्टन की एक्सेलरेशन जो कि फिक्स तो नहीं है, चेंज होती रहती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ये होती है। ये एक्सेलरेशन अगर जी से ज्यादा हो जाए तो फिर पिस्टन का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ज्यादा होगा, इस मास का तो जी ही रहेगा। तो ये जो ब्लॉक है ना, ये पिस्टन से अलग हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पिस्टन की जी से ज्यादा हो जाए। इसके अलावा हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे। ओमेगा टी की वैल्यूज लिखी थी हमने, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू 0 पे ओमेगा टी 0, t/4 पे π/2 आया था, ये आप लोगों ने बताए थे आंसर मुझे, t/2 पे पाई, 3t/4 पे 3 π/2, और कैपिटल टी पे इंटू टी करेंगे ना, कैपिटल टी, तो 2 पाई डिग्री में होता है 360, 270, 180, 90। इनका कॉज लेंगे, कॉज 0 1 होता है, 90 पे कॉज 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1। साइन की वैल्यूज 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1 एंड फिर 0। तो अगर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लेके हम चलते हैं तो t इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 आ जाएगा। तो बिगनिंग में जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल था ना वो 0 पे होना चाहिए, और जब t/4 टाइम हो जाएगा तो साइन का वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 इंटू ए करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट t/4 पे ए हो चुकी होगी, यहाँ पहुंच चुका होगा, एंड सो ऑन। फिर t/2 पे यहाँ आ जाएगा, फिर 3t/4 पे यहाँ आ जाएगा, और पूरा t होने पे वापस अपने ओरिजिन पे आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक पार्टिकल जो है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ना, वो अपनी एम्पलीट्यूड का हाफ हाफ कब कवर कर लेगा। तो इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, देखो बेटा, 0 से शुरू हुए,
कितना टाइम का वैल्यू हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना y का वैल्यू एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए। मान लो इसने 4 सेंटीमीटर दूर तक जाना था, तो कितने सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 2 तक पहुंच जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे तो y 0 ही होगा, है ना। कितना t हो कि y का वैल्यू a बाय 2 हो जाए। तो हमने बेटा इसमें इक्वेशन में y को a बाय 2 पुट कर दिया और ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल T डाल दिया। तो क्वेश्चन है कि स्मॉल t का वैल्यू क्या होना चाहिए। y की जगह पे a बाय 2 लिखा इक्वल टू a साइन ओमेगा यानी 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t। हमें स्मॉल t का वैल्यू निकालना है कि किस टाइम पे ये एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। a से a कैंसिल, तो इधर आ गया बेटा 1/2 इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t। अब ना ये बड़ा ध्यान रखना कि जो ओमेगा है ना उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो जो एंगल आएगा ना वो रेडियन में आएगा। तो ये एंगल 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी कितने डिग्री होना चाहिए पहले तो, ताकि वैल्यू हाफ आ जाए। साइन की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे आती है? 30। 30 पे आती है ना। 30 को बेटा रेडियन में लिखना हो तो कितना, रेडियन में कितना होता है? 5/6। 5/6। देखो ना 180 डिग्री का बनता है बेटा पाई रेडियन। तो 30 के कितने रेडियन बनेंगे? पाई बाय 180 इंटू 30, 6 पे कैंसिल। तो ये एंगल पाई बाय 6 होना चाहिए, ये एंगल पाई बाय 6 आना चाहिए। तो पाई से पाई होगा कैंसिल। तो t की वैल्यू होनी चाहिए, कैपिटल T को ऊपर ले जाओ और इस 2 को नीचे ले आओ बेटा। तो जब टाइम पीरियड का 1/12 कंप्लीट हो चुका होता है तब पार्टिकल मीन पोजीशन से निकल के एम्पलीट्यूड के हाफ तक पहुंच जाएगा। y का वैल्यू उस टाइम a/2 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको ना क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो आप। लेट मी डिक्टेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आगे इसका सोल्यूशन लिख देना। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, a simple harmonic motion of amplitude a, capital A, of amplitude A has a time period capital T, has time period capital T. In what time duration, in what time duration the particle completes a displacement equal to, particle completes a displacement equal to half of the amplitude, half of the amplitude starting from mean position, starting from mean position। चलिए सॉल्यूशन आपके सामने है बेटा, जो बॉक्स में लिखा हुआ है, जो बॉक्स के अंदर अंदर है ये आपने नोट डाउन करना है राइट हैंड साइड पे। ग्राफ बनाए थे हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन में अगर साइन यूज हुआ तो साइन कर्व आ गया। फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था, वेलोसिटी में ना कॉस था तो कॉस वाला ग्राफ आया। और एक्सेलरेशन जो थी वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, जिसको कि आपने y लिख दिया था। तो जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का यानी कि y का है उसी का अपोजिट ग्राफ जो है ना वो एक्सेलरेशन का आएगा। चलिए यहां तक पहले
पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका था। अब हम बढ़ते हैं आगे। आज एक इक्वेशन लिखेंगे पहले तो, कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपना आया था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और एक्सेलरेशन होती है डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन निकालनी हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ता है। तो वो d बाई डी टी ऑफ v की जगह dy बाई डी टी लिखें, तो इसको शॉर्ट में 2 बार d बाई डी टी लिखने की बजाय हम एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ y लिख देते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन को पुट कर दिया जाए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो इक्वेशन बन गई इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद टाइम प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की खासियत ये है कि जितने भी प्रोसेसेस, कोई भी चेंज, वो फिजिकल क्वांटिटी में हो सकता है, जैसे कि पोजीशन में आ सकता है। +2 में ऐसा ही चेंज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो कोई भी चेंज अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, तो फिर वो जो चेंजेस है ना, वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होते हैं। वो चाहे चेंजेस करंट में है, चाहे पोजीशन में है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो अगर इक्वेशन जो है ना डिस्प्लेसमेंट की या करंट की या कुछ भी जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई, तो हम कहेंगे कि वो चेंज जो है वो सिंपल हार्मोनिक नेचर का है। और कंपैरिजन करके हम ना ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारी इक्वेशन आएगी ना, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे। तो अगर बेटा ओमेगा स्क्वायर निकल गया, तो फिर उसका रूट ले लेना, है ना। तो ओमेगा भी निकल आएगा, उसी चीज का स्क्वायर रूट ले लेना। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी पुट कर लेंगे, तो टाइम पीरियड निकल आएगा उस चेंज का, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लो तो बेटा फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। तो इन फ्यूचर आपको कोई भी चेंज, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी मोशन प्रूव करनी है कि वो सिंपल हार्मोनिक नेचर की है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी जो इक्वेशन है ना डिस्प्लेसमेंट की, वो इस इक्वेशन के साथ मैचिंग है, इसके जैसी है। और उसके बाद करेंगे कंपेयर दोनों इक्वेशन को, ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, रूट लेंगे ओमेगा, ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई बाय टी। उसके बाद हम टाइम पीरियड निकाल देंगे, टाइम पीरियड से बेटा फिर हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन की खासियत ये है कि ये एक चेंज को सिंपल हार्मोनिक होने का कंफर्मेशन है। तो टी निकलेगा बेटा 2 पाई बाय ओमेगा करके, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा बाय 2 पाई। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। चलो, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये यूज होना है आगे वाले क्वेश्चंस में, डेरिवेशन में। एक बार नोट डाउन करेंगे इसको भी। जो छोटे एंगल होते हैं, वेरी स्मॉल एंगल्स, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, और एक छोटा सा एंगल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, वेरी 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 स्मॉल। अभी करके भी दिखाऊंगा, सॉल्व करके बेटा। ये एंगल थीटा है, वेरी स्मॉल है। छोटे एंगल्स के लिए अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा।
बट ये एक तरह का लेंथ ऑफ आर्क है, और h जो है वो एक तरह का रेडियस ऑफ द आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क क्या होता है? एल बाय आर का वैल्यू क्या था बेटा? बोल देंगे कोई बच्चा? एक सर्कल में आर्क की लेंथ को रेडियस से डिवाइड करें तो क्या आता है? सर एरिया। थीटा। थीटा आता है। थीटा। थीटा सही आंसर है। एंगल आता है, एल बाय आर को कर दे बेटा, एंगल आता है, लेकिन एंगल का वैल्यू रेडियन में आता है। बी केयरफुल, डिग्री मत लिख देना, इससे एंगल रेडियन में निकलता है। तो P हो गया लेंथ ऑफ आर्क, H हो गया रेडियस ऑफ द आर्क, तो ये एंगल ही तो हुआ, तो इसको हम थीटा ही लिख देंगे। स्मॉल एंगल्स के लिए वैलिड है बेटा ये, व्हेन एंगल इज स्मॉल तब होगा। ध्यान से देख लो जरा एक बार। बेटा दोबारा देख लो एक बार जरा क्या किया मैंने। जब एंगल छोटा होगा, थीटा का वैल्यू जब कम होगा, तब हम साइन थीटा की वैल्यू ना थीटा ही लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा छोटे एंगल्स के लिए। एक और काम करते हैं, आपको ना मैं कैलकुलेटर से भी करके दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं एक ना स्क्रीन और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कैलकुलेटर शेयर करता हूँ। देखो कैलकुलेटर आ गया आपकी स्क्रीन पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो डिग्री लेफ्ट मोस्ट, जहां पे कर्सर है अभी। मैं डिग्री को अगर रेडियन कर दूं, रेडियन हो गया देखो जरा, पहले डिग्री था अब यस रेडियन सर। है ना। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको ना साइन ऑफ लेके दिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। 0.2 का ना साइन लेके देखते हैं, 0.2 का साइन लेके देखते हैं। ये देखो बेटा 0.2 का साइन आया, 0.2 ही आ गया, चेक कर लो जरा। इज इट 0.2? इसको राउंड अप करो ना जरा, यस सर। 0.2 आ गया यस सर। ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग,
कि जब एंगल छोटा होगा तो छोटे एंगल का जो साइन है ना वो एंगल के इक्वली आएगा, बट बी केयरफुल, एंगल रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा वो। रेडियन में, व्हेन थीटा इज स्मॉल। चलिए समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यही हमने ना अब आगे जो डेरिवेशन आ रही है उसमें यूज करना है। देखिए जरा आगे, अगला जो अपना टॉपिक है वो है, हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होती है और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेवलप करना है। चलिए पेंडुलम बेटा, ये तो हो गया इसका मीन पोजीशन। जब हम इसको कुछ डिस्टेंस y से डिस्प्लेस कर देते हैं तो जो वेट है mg, एक्चुअली जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना वो अगर थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल सेम बनेंगे। कैसे? टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो अगर हम पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं बाय एन एंगल थीटा, तो वेट जो है ना वो स्ट्रिंग के साथ बनाएगा एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा आएगा। तो वेट mg के अगर हम दो कंपोनेंट्स कर दें, एक अलोंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो जिधर एंगल होता है उधर कॉज लगाते हैं हम, mg cos थीटा, इधर आप साइन लगाते हो जो कंपोनेंट बनाते हो। तो ये जो फोर्स है ना mg cos थीटा, वो तो थ्रेड के अंदर जो टेंशन होगा ना उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फोर्स कैंसिल आउट नहीं होता, और यही वो फोर्स है जो पेंडुलम को वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके आता है। यही वो फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो mg जो है वेट, उसके दो कंपोनेंट्स कर दिए, mg cos थीटा अलोंग द थ्रेड, mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द थ्रेड। mg cos थीटा कैंसिल हो गया विद टेंशन T, लेकिन mg sin थीटा कैंसिल नहीं हुआ। ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। यही फोर्स जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए होना चाहिए। एक्सेलरेशन होती है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट को हुआ, ये वही दिखाया हुआ है बेटा कैलकुलेटर, डिग्री की जगह रेडियन चूज कर लिए। रेडियन में जब हम साइन ऑफ 0.02 लेते हैं तो उसका वैल्यू भी 0.02 ही आता है। तो छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो जो हमारी फोर्स थी बेटा रिस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्शन में नेगेटिव mg sin थीटा होगी, बट छोटे एंगल्स के लिए जब आप ना पेंडुलम को बहुत दूरी लेके जाना बेटा, इतना ऊपर नहीं चढ़ाना, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो मीन पोजीशन से स्मॉल एंगल के साथ, तो साइन थीटा की जगह आप थीटा लिख पाओगे। अब आप इन दो टर्म्स को देखिए बेटा, m इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, इधर mg थीटा, मास से मास कैंसिल करते हैं बेटा, मास से मास कैंसिल करके आप लिख सकते हो थीटा की वैल्यू बेटा होनी चाहिए, थीटा को भी रिप्लेस कर देंगे एक बार, थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय वही लेंथ ऑफ आर्क y। इसको एक सर्कल की तरह सोचो ना पूरे को, कि ये एक पूरा सर्कल है ऐसे, जिसका सेंटर यहाँ पे है। तो रेडियस की जगह लिखोगे l, और लेंथ ऑफ आर्क जिसको l लिखते थे उसकी जगह y लिख दो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। अब मुझे एक टर्म ये वाली यूज करनी है, एक ये वाली यूज करनी है। इसमें हमें m m कर देना है कैंसिल, m से m कैंसिल, तो बचा अपने पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और इधर से बचा बेटा माइनस g इंटू वाई बाई एल। इसको अगर मैं लेफ्ट पे ले जाऊं
यानी प्लस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन चेक करो अपनी, अभी अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये से मैच हो रही है, इसी जैसी है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो पेंडुलम के ऑसिलेशन है फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा दूर नहीं लेके जाना, तभी तो साइन थीटा को थीटा लिखोगे बेटा। थोड़ी एम्पलीट्यूड के लिए पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस हैं, पेंडुलम का जो मोशन है, उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन से मैच करती है। दैट मींस इसके जो ऑसिलेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक होंगे। विद ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाए, बोल के बताएंगे। विद ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एल, जी बाय है ना। तो इसका रूट ले लेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ जी बाय एल। अब आपको बताया था ओमेगा को ना 2 पाई बाय टाइम पीरियड पुट कर दो, या टी निकालने के लिए 2 पाई बाय ओमेगा कर दो। 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, यानी इसको उल्टा कर लो बस, रूट ऑफ एल बाय जी, यही आंसर होता है ना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, निकल आया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसी का रेसिप्रोकल ले लेना, 2 पाई नीचे चला जाएगा, जी ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। चलो दोबारा करता हूँ एक बार सारा, वंस मोर। हमने बेटा सबसे पहले पेंडुलम को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट y देना है, ताकि जो एंगल बना ना स्ट्रिंग का रेड का, वो थीटा बन गया। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। जो पेंडुलम का वेट है उसका कॉस कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के लॉन्ग है वो टेंशन से कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो mg साइन थीटा है ना, ये रह जाता है एक अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाता है। तो यही अपना रिस्टोरिंग फोर्स है। तो वेट mg के दो पार्ट्स कर दिए, mg cos mg sin। जो cos वाला पार्ट है वो कैंसल आउट विद टेंशन t, और जो साइन वाला पार्ट है वो एज रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। फोर्स होता है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और ये इक्वल टू इस फोर्स से मिलता है हमें। तो डायरेक्शन में माइनस इसलिए क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ना डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होता है। तो अगर y पॉजिटिव था या एंगल पॉजिटिव साइड को कवर हुआ ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में आएगा। छोटे एंगल्स के लिए हमने ज्यादा पेंडुलम को ऊपर नहीं उठाना, छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, लेकिन रेडियन में। तो ये थीटा इन रेडियन है, तो इसको पूरे को एक सर्कल एज्यूम कर लो। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क, यानी डिस्प्लेसमेंट को y को लेंथ ऑफ आर्क लिखना है, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ आर्क, जो कि पेंडुलम का लेंथ है। अब इन दो इक्वेशन को यूज करना है। पहले मास से मास कैंसिल कर देंगे, इसके बाद एक आपको टर्म ये वाली उठानी है और एक ये वाली उठानी है बेटा, इक्वेट करना है इनको। डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाय एल, इसको ले जाइए लेफ्ट पे। तो ये जो इक्वेशन आ गई पेंडुलम के डिस्प्लेसमेंट की, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी है। दोनों को कंपेयर किया, ओमेगा स्क्वायर निकल आया, रूट लिया, ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, उसे वैल्यू पुट कर दी ओमेगा की, और इसका बेटा रेसिप्रोकल ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलो अब नोट डाउन करिए, फिर भी कोई डाउट है बेटा माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक पॉइंट बेटा और ऐड कर दीजिए, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम आर सिंपल हार्मोनिक only for small amplitude। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया ना, तो आपने जो यहाँ पे एंगल
साइन थीटा को ना थीटा से रिप्लेस कर दिया, वो तभी कर पाओगे अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ी एम्पलीट्यूड है। अगर आप सोचते हो कि पेंडुलम को यहां से छोड़ना है मुझे, फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा फिर। चलिए, अब है सेकेंड्स पेंडुलम। वो पेंडुलम जो ओल्ड मैकेनिकल क्लॉक्स में यूज होता था, इसको बेटा दो ऑसिलेशन, सॉरी सॉरी, एक ऑसिलेशन जब ये कंप्लीट करता था ना, तो जो सेकंड वाली बेटा निडल थी, वो जब ये इधर को जाता था तो 1 सेकंड आगे, जब ये वापस आता था तो 1 सेकंड और आगे। तो एक चक्कर पूरा करने में सेकंड वाली सुई 2 बार आगे जाती थी, यानी कि 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड रहता है। ये कुछ बच्चे जानते होंगे क्या है। कुछ बच्चों को पता होगा बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे। तुषार ने आंसर सही दिया है। हरजस बेटा बोलिए, हाँ जी बोल दीजिए। हरजस बेटा बोल सकते हैं। हरजस का आंसर भी ठीक है, 2 बच्चों को पता है। अमितोज का आंसर भी ठीक है बेटा। ये एक गाने में भी आता है इसका जिक्र। कौन सा गाना है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक गाना है, हाँ। नहीं, क्वीन पिक्चर का है गाना है बेटा, क्वीन मूवी। देखी हुई है सभी ने। गाना है ना वो, तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन थिरकदा। तो पूरा लंदन थिरकता मतलब ये जो है ये लंदन में ही है। इसको बिग बैन बोलते हैं बेटा। गाने में आता ना, तू कंटी बिग बैन दी। ये वो वाला बिग बैन है बेटा। गाने में कई बार तो वर्ड समझ नहीं आते क्या क्या बोल जाते हैं। तो ये है बेटा बिग बैन, एक क्लॉक टावर है। तो पुराने जमाने में बेटा यहाँ पे ना, जैसे जब 1 o'clock टाइम होता था, तो एक बार बेटा बैन मतलब घंटी बजती थी, एक बार टन की आवाज आएगी। 2 बजे बेटा 2 बार टन की आवाज आएगी। तो इसके अंदर एक बेल लगी हुई है बेटा, बड़े साइज की, इसलिए बिग बैन। और हाइट ऐसे रखी गई थी कि लोगों के घरों में तो घड़ी होती नहीं थी, तो चारों डायरेक्शन में बेटा क्लॉक 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 हुआ करता था। और इसके अंदर एक बेटा पेंडुलम है बहुत बड़ा, कभी आप यूट्यूब पे या डिस्कवरी पे देख पाएंगे, है ना, अभी भी वर्किंग ऑर्डर में है ये। तो ये उसी का ही बेटा पेंडुलम बेस्ड क्लॉक था ये भी। तो पेंडुलम से ही चलेगा। और इसको बेटा जो एनर्जी देने के लिए ना, अंदर एक पुली के ऊपर एक ना स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, उसके साथ बेटा वेट लटकाए हुए हैं। तो इसको वेट को ऊपर उठा देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कोई सेल नहीं डलता है इसमें। और ये जब वेट धीरे धीरे नीचे को आएगा बेटा, जो वेट की एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, उसी एनर्जी से ये चलती है। तो 100% मैकेनिकल क्लॉक है। मतलब ये अब समझो एक एंटीक पीस बन गया है। चलिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जो पुराना क्लॉक था वो पेंडुलम से चलता था। अब क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
What is the time period of a simple pendulum on the moon? अगर उसका टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पे 3.5 सेकेंड है। एक बार अपने आप ट्राई करेंगे जरा, फिर मैं सॉल्यूशन इसका डिस्प्ले करता हूं। t at the surface of earth 2 pi root of l by g at the surface of earth। मून पे 2 pi root of l by g at the surface of moon। दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा। डिवाइड करने पे 2 पाई कैंसिल, रूट एल से रूट एल कैंसिल। जी की वैल्यू पुट कर दो और अर्थ पे टाइम पीरियड 3.5 सेकेंड था, मून पे जाके आपको निकालना है। चलिए ये सॉल्यूशन है कंप्लीट बेटा। दोनों को डिवाइड करने पे 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल। तो g एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8, g एट द सरफेस ऑफ मून 1.7। इसको बेटा सॉल्व करना है आपको और स्क्वायर रूट लेना है। फिर अर्थ वाला जो टाइम पीरियड है ना 3.5 सेकेंड, वो इससे मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्लीज कैरी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। A pendulum has a hollow bob filled with water। एक पेंडुलम को हमने एक बॉब अटैच किया, उसको पानी से फिल किया हुआ है। और नीचे एक होल भी है। तो जैसे जैसे पानी जो है ना वो बाहर आता जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम में क्या चेंज आएगा? एक जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये कि जो पेंडुलम का लेंथ है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ना सेंटर ऑफ मास तक होता है बेटा। इसके सेंटर ऑफ मास तक होती है लेंथ, बस ये ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ मास टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, आपको ये बताया हुआ एक एग्जांपल मैंने दिया था ऐसे वाला, कि अगर बेटा इधर बैठा है एक पतला सा बंदा, है ना, और इधर एक बैठा है बिग फैट हैन, तो ये सीसो चलेगा? ठीक नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। रीजन क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो हैवियर साइड में होगा। सेंटर ऑफ मास इधर आएगा। जहां सेंटर ऑफ मास होता है वहीं ग्रेविटी का फोर्स भी लगता है। तो ये नीचे को जाएगा बेटा, ये वाला बंदा जाएगा नीचे और ये वाला बंदा जाएगा ऊपर, पैराबोलिक पाथ, पब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है बेटा। देखो शुरू में ना ये क्या होगा, इसका अपर पार्ट खाली होगा स्टार्टिंग में ना, फिर धीरे 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 ये हाफ तक खाली हो जाएगा, यहां तक खाली हो गया। अब बताओ क्या इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही है या कहीं और चला गया? सोच के बताओ। सर शिफ्ट होगा नीचे को। नीचे नीचे शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो जितनी देर में अपर हाफ खाली होगा उतनी देर में सेंटर ऑफ मास डाउन और डाउन और डाउन होता रहेगा। ये आ गया लोएस्ट पॉइंट। अब ऐसा भी नहीं है कि नीचे वाला हिस्सा खाली नहीं होना, धीरे धीरे नीचे वाला भी खाली हो जाएगा। जब सारे ही खाली हो गया फिर तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा। तो बिगनिंग में सेंटर ऑफ मास नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, जब तक ये आधा खाली नहीं हो गया। आधा खाली होने के बाद ये सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर ऊपर और वापस फिर से अपने ओरिजिनल सेंटर पे आ जाएगा। तो अब बताइए कि पेंडुलम की लेंथ को
पेंडुलम की लेंथ को, जब तक हाफ तक खाली नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, इंक्रीज होती रही, है ना। और जब कंप्लीट खाली हो गया तो एल का वैल्यू बेटा हाफ के बाद कंप्लीट तक जाने में डिक्रीज होता रहा, और अल्टीमेटली जब पूरी तरह खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास अपने वापस पहले वाली जगह पे आ जाएगा। अब टाइम पीरियड में रूट ऑफ 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी आता है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड फिर कम होगा, यही इसका आंसर है। तो कंप्लीट आंसर इज, ये आपके बुकलेट में गिवन है, मैंने सारे डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। जब तक अपर हाफ खाली हो रहा था तब तक सेंटर ऑफ मास नीचे और नीचे आता जा रहा था। आधा खाली होने के बाद जब लोअर हाफ खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा और एग्जैक्टली अपने सेंटर पे फिर से वापस आ जाएगा। तो पेंडुलम की लेंथ पहले इंक्रीज होती चली गई जब जो मास था वो बॉटम साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, और जब लेवल हाफ खाली हो चुका है उसके बाद सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो पेंडुलम का लेंथ पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। तो टाइम पीरियड भी पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। सेम क्वेश्चन इन AIEEE 2005 आ चुका है। होप के इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आंसर को चैट बॉक्स में लिखेंगे। That is all in today's lecture. Thank you for joining.